आज हम चाय पे चर्चा करेंगे जो हमारी लास्ट वीडियो थी घर ढूंढने के 5 आसान तरीके। उनका जो 5वां पॉइंट था डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में। जब हम कोई घर खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें क्या क्या कागज देखने हैं, क्या क्या कागज होने चाहिए, हमें क्या क्या लेना है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, अगर डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चैनल बनाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बेचना नहीं है। हमने पिछले 10-12 साल में जो सीखा है, अगर हम उसमें से कुछ भी आप लोगों के काम आ पाए तो हमारा ये चैनल बनाना कामयाब रहेगा। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 1 में हाई राइज मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस हमें ध्यान रखने चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाई राइज अपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए। इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि जब हम कोई घर खरीदते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि हम सेकंड सेल यानी कि रीसेल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। जब आप ओरिजिनली किसी बिल्डर से कोई चीज बाय करते हो तो उनका जो प्रोसेस होता है वो ओरिजिनल पेपर बिल्डर आपको बना के देते हैं, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रीसेल, सेकंड सेल की। तो जब हम सेकंड सेल में जाते हैं तो आप इसको रिवर्स कैलकुलेट कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा कि मान लीजिए मैं सेलर हूं, आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि मैंने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी तो मुझे क्या क्या मिला होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई आदमी घर अपार्टमेंट बुक करता है तो वो सबसे पहले एक पेमेंट देता है 10%, जिसके बदले में उनको मिलता है अलॉटमेंट लेटर। तो सबसे पहले क्या हुआ, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में मेरा नाम, मेरा एड्रेस और उस पर्टिकुलर यूनिट को जहां पे अलॉट जो यूनिट हुई है उसकी अलॉटमेंट मेंशन होगी, किस रेट पे अलॉट हुआ है, क्या यूनिट नंबर है, क्या अपार्टमेंट नेम है, वो होगा अलॉटमेंट लेटर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अलॉटमेंट लेटर। अब दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा कि हम जो पेमेंट देते हैं उस पेमेंट के बदले में हमें क्या मिलता है, पेमेंट रिसिप्ट। तो हमने जितनी भी पेमेंट दी है, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि इस अपार्टमेंट के अगेंस्ट मैंने बिल्डर को 1 करोड़ रुपए दिया हुआ है, तो उन 1 करोड़ रुपए की रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट होंगी मेरे पास। तो दूसरा पॉइंट हुआ पेमेंट रिसिप्ट। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वो है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। आप ये समझिए, अगर मेरे पास बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं है तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट ये होता है बिल्डर के बीच में और बायर के बीच में। ये एक बुक मिलेगी आपको, अलग अलग बिल्डर्स के अलग अलग साइज हो सकता है, बट टेंटेटिवली 20 पेज से 40 पेज के बीच में एक पूरी बुकलेट मिलेगी जिसको बोलते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट। तो अभी तक हमने 3 चीजें सबसे पहले नोट किया, पेमेंट रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर और बिल्डर बायर एग्रीमेंट। ये 3 चीजें हाई राइज अपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पॉइंट आएगा पोजीशन लेटर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं घर की। घर मतलब जो बन चुका है या बहुत नजदीक है या ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका है। तो यहां पे आएगा ऑफर ऑफ पोजीशन पहले, फिर मैंने अगर पोजीशन ले लिया है तो पोजीशन लेटर। तो 4th नंबर पे क्या होगा हमारा, ऑफर ऑफ पोजीशन एंड पोजीशन लेटर। 5वां पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा अकाउंट स्टेटमेंट। ये आपको हमेशा लेटेस्ट डेट की लेनी है, क्योंकि हमें ये बिल्डर की अकाउंट स्टेटमेंट से ही कंफर्म होगा कि हमने कब, किस टाइम और कितने पैसे बिल्डर को पे किए हुए हैं, किसके नाम ये यूनिट है, क्या ये यूनिट अभी एक्टिव है या नहीं है। तो ये हमें कहां से पता चलेगा, बिल्डर अकाउंट स्टेटमेंट से, जो कि हमेशा लेटेस्ट होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि बिल्डर से आप हमेशा चीजें वेरीफाई कीजिए। अगर प्रॉपर्टी की कन्वेंस डीड नहीं हुई है सेलर के नाम, तो क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिनका ऑफर ऑफ पोजीशन आ चुका है, बिल्डर्स उन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं करते हैं सेलर से बायर के नाम पे। तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है इन बिल्डर रिकॉर्ड, और पहले सेलर को कन्वेंस डीड करानी पड़ेगी
उसके बाद वो आपको रजिस्ट्री करा पाएंगे। तो ये आपको कंफर्म करना है बिल्डर से कि अकाउंट स्टेटमेंट जब आप लेंगे तो क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, ये प्रॉपर्टी एक्टिव है, कैंसिल तो नहीं हो गई है। तो ये था अकाउंट स्टेटमेंट। अब बात आएगी लोन की। अगर मान लीजिए मैंने लोन लिया हुआ है तो ओरिजिनल पेपर मेरे पास नहीं होंगे। कौन से पेपर? जो मैंने अभी आपको बताए हैं, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पेमेंट रिसिप्ट्स, ये सारी चीजें मेरे पास नहीं होंगी क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेलर ने क्या क्या पेपर बैंक में जमा किया हुआ है? तो हम उनसे, जहां से उन्होंने लोन लिया हुआ है, उनसे लेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, LOD। जो कौन देगा? बैंक देगा, जिनसे लोन लिया हुआ है सेलर ने, कि भैया मुझे दो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये पॉइंट नंबर 6, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां से हमें पता चलेगा कि बैंक में कौन कौन से पेपर ओरिजिनल सबमिट हैं। इसके बाद आएगी जी, अगर प्रॉपर्टी की कन्वेंस डीड हो गई है तो कन्वेंस डीड, अगर कन्वेंस डीड हो गई है तो फिर मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी होगा। बिल्डर ने मेंटेनेंस एग्रीमेंट किया होगा तो आप चेक करेंगे मेंटेनेंस से कि क्या क्या मेरा ड्यूज है, क्या मैंने पेमेंट पूरी दी हुई है या नहीं दी हुई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, HVAT, हरियाणा वैट, इसके बारे में विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे बिल्डर HVAT अपने नाम से लेते हैं, बहुत सारे बिल्डर HVAT की FD लीन कराते हैं। तो क्या आप जो डील बाय कर रहे हैं उस वो HVAT इंक्लूड है या HVAT एक्सक्लूड है? हो सकता है बिल्डर ने आज डिमांड ना किया हो, वो कल डिमांड करे, या वो बिल्डर डिमांड कर चुका है। तो जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, क्या वो HVAT इंक्लूड है या वो HVAT एक्सक्लूड करके प्रॉपर्टी है? लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, TDS। वैसे तो TDS के बारे में आप सबको पता है, अब फिर से 1% हो गया। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1% ऑफ टोटल सेल्स कंसिडरेशन डिडक्ट करके सेलर के अकाउंट पे आपको चालान देना पड़ेगा। ये TDS है, लेकिन ये इंडियन सिटीजन के लिए है। जी हाँ, ये इंडियन सिटीजन के लिए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर्टी, अगर जिनका स्टेटस इंडियन नहीं है, जिनका स्टेटस NRI है या वो बाहर फॉरेन रेजिडेंट है, तो उनका TDS 1% नहीं होता है। या तो वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स सर्टिफिकेट लेके देंगे, लोअर टैक्स डिडक्शन फॉर्म जिसको बोलते हैं, या फिर उस केस में 22% का TDS डिडक्ट होता है। और मैं आपको फिर से यहाँ पे एक चीज़ वॉर्न करना चाहता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है, सेलर की नहीं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे आप ये बिल्कुल श्योर करेंगे कि जो सेलर हैं क्या वो इंडियन हैं या वो नॉन इंडियन है, उनका स्टेटस NRI है या वो बाहर की सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो आप टैक्सेशन पर्पज को आप जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक चीज़ और, मैं लोन का हमारा डिस्कशन बीच में हुआ था तो मैं बता देता हूँ। अब कोई भी बैंक दूसरे बैंक के लोन को टेक ओवर नहीं करता है। मान लीजिए सेलर ने लोन लिया हुआ है HDFC बैंक से 50 लाख रुपए का, आप लोन लेना चाहते हैं SBI से। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पहले लोन HDFC का क्लोज होगा, उसके बगैर आप दूसरा बैंक नहीं जा सकते, या फिर आप सेम बैंक से जाएंगे। दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। तो अगर कोई तीसरी सिचुएशन क्रिएट करने की बात हो रही है तो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो गलत है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रिसिप्ट्स, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम बिल्डर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर मेरा लोन है तो, कन्वेंस डीड, मेंटेनेंस एग्रीमेंट, हरियाणा वैट और TDS। ये चीज़ें यूनिवर्सल नहीं हैं, बट ये 99.99% केसेस में होती हैं। मैं फिर से आपको कहूँगा, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। उनको ध्यान से चूज करें, थोड़े से लालच में, किसी को भी जो रेरा रजिस्टर्ड ना हो, जिनको नॉलेज ना हो, जिनका अपना स्टाफ ना हो, जिनके अपने ऑफिसेज ना हो, ऐसे किसी भी रोड चलते को आप थोड़े से लालच में अपने लिए हायर मत कीजिए। आप एक समझदार आदमी, जो आपके लिए आपके पैसे को सिक्योर रखते हुए जिनको प्रॉपर्टी की नॉलेज हो, ऐसे कंसल्टेंट को हायर कीजिए, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
दूसरा, जब आप एग्रीमेंट करने जाते हैं कोई प्रॉपर्टी बाय करने के बाद, तो कोशिश कीजिए कि किसी समझदार आदमी को आप ले जाएं। अगर मैं समझ सकता हूं, हम जैसे शहरों में समझदार आदमी, हमारा जानकार मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो जिन बैंक से आप लोन लेंगे, अब कोशिश कीजिए कि उनके जो थोड़े से सीनियर मैनेजर हों या मैनेजर हों, आप उनको बोलें कि सर आप प्लीज़ हमारे साथ आइए और डॉक्यूमेंटेशन को आप चेक कीजिए, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पहले हायर करेंगे, जैसे मैंने बताया है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लास्ट में फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी तरीके की आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी भी लेना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमें कमेंट करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट दिए गए नंबर पे, और हम अपने अनुभव के अनुसार आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियो का मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।